Assalamu alaikum viewers. Welcome to Jamil Academy with continuity with last lectures. Bad dates and allows for bad dates. फर्स्ट अलाउंस फॉर bad dates के फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने थ्योरी को डिफाइन किया था. सेकंड लेक्चर के अंदर हमने फर्स्ट सिंपल क्वेश्चन को किया था. थर्ड वीडियो लेक्चर के अंदर हमने सेकंड क्वेश्चन को, एडवांस क्वेश्चन को, जिसके अंदर पहले क्लोजिंग डेबिट क्रेडिट किस तरीके से, ओपनिंग की किस तरीके से होगी और राइट ऑफ किस तरीके से होगा. अब हम एजिंग की तरफ जाएंगे. एजिंग का मकसद क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे. बेड डेट्स एंड अलाउंस फॉर बेड डेट्स, क्वेश्चन नंबर 3. सो लेट्स मूव. क्वेश्चन ऑन एजिंग एनालिसिस. एजिंग एनालिसिस का मकसद, एजिंग का मकसद एज कि जो इनवाइस आपने कस्टमर को दिए वो किस एज कैटेगरी में आ रही है. एज कैटेगरी का मकसद इस तरीके से नहीं है कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन. एज कैटेगरी हमेशा, जिस तरीके से अगर हम ह्यूमन बीइंग की एज की बात करें, 1 to 5 चाइल्डहुड, या 1 to 12 चाइल्डहुड, 13 to 19 टीन एज, 20 से 20 to 30 यंग एज, 30 to 40 इमोशनल एज. तो डिफरेंट कैटेगरीज के डिफरेंट नाम्स इस तरीके से होते हैं. इसी तरीके से अगर जितना आपने उधार, जितना आपका पुराना होगा, उतना ही डाउट आपका ज्यादा होगा कि शायद पैसे ना मिले. इसीलिए आप लोग क्या कर, अब इसलिए इस चीज को किस तरीके से एनालाइज करेंगे. हम लोग अभी इसको इनवॉइसेस की कैटेगरीज बनाएंगे कि कौन सी इनवॉइस किस कैटेगरी में आ रही है. स्टैंडर्ड रेट नॉर्मली 0 से 30, 31 से 60 इस तरीके से होता है. मगर एज पर क्वेश्चन बाज़ का 2 महीने का क्रेडिट भी अलाउ होता है, बाज़ का 6 मंथ का क्रेडिट भी दे देते हैं. तो वो कैटेगरीज के हिसाब से आपको एजिंग ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एजिंग का स्केड्यूल आपको देखा दिया हुआ होगा. सिर्फ आपको उसके जो वैल्यू है इस कैटेगरी के अंदर, जितना वैल्यू आएगा उसको गिवन परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके आपको कैलकुलेट करना है. वेरी सिंपल कैलकुलेशन. उमर ट्रेडर सेल्स हाउस होल्ड आइटम्स. A considerable part of their sales consist of credit sales. Consequently, they have been confronting the problems of bad debts expenses. As per their policy, they relate the allowance for bad debts to the age of the outstanding debts. Following information is relevant. Following information is relevant for the year ended December 31st, 2010. अब आपके पास आउटस्टैंडिंग डेट्स की डिटेल गिवन है अप टू 2 मंथ, जिनको जो 1 दिन से लेकर 2 महीने तक जितना भी अमाउंट है, वो उसका टोटल अमाउंट गिवन कितना है, 1,32,35,000. अब इसके अंदर डाउटफुल डेट्स आपके रिक्वायर्ड जो है वो डाउटफुल है कि इसमें से शायद 2% अमाउंट ना मिले. ऐसे कोई अमाउंट जो जिस इनवाइस को 61 डेज से ज़्यादा हो चुका है और 120 डेज से कम हो चुका है, 120 डेज तक, अप टू 4 मंथ, इस वो अमाउंट है 64,000. और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स इसका 4%. मोर देन 4 मंथ अप टू 6 मंथ 47,000 रुपीज़ का अमाउंट है. और उसमें डाउट है कि 6% शायद हमारा बेड डेट्स हो. मोर देन 6 मंथ अप टू 8 मंथ आपके पास अमाउंट है 25,500, जिसका अमाउंट है टोटल आपके पास 8% डाउटफुल डेट्स. मोर देन 8 मंथ, 8 मंथ 8 महीने से ज़्यादा टाइम हो चुका है. इट मीन्स कि अप्रॉक्स 240 डेज गुजर चुके हैं मगर अब तक पैसे नहीं मिले. कितने नहीं मिले, कितना आपके पास रिसीवेबल है, 8,500. तो ये टोटल अगर अप टू 2 मंथ से लेकर मोर देन 8 मंथ तक ये 5 कैटेगरी को टोटल किया तो आपके पास टोटल अकाउंट रिसीवेबल का अमाउंट है 2,80,000. और इस हर कैटेगरी के लिए अलग अलग आपके पास परसेंटेज गिवन है. अब इस टाइप का क्वेश्चन की कैलकुलेशन करना बहुत इजी है मगर इसको थोड़ा सा हैंडल करना, अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है. अब इसके रिक्वायर्ड क्या हो सकती है. नंबर 1, प्रिपेयर एन एजिंग स्केड्यूल फॉर डाउटफुल डेट्स एज गिवन अबव. जो आपके पास ये गिवन है इस हिसाब से स्केड्यूल कैलकुलेट करें. नंबर 1. नंबर सेकंड, व्हाट अमाउंट विल बी शोन एज क्लोजिंग बैलेंस इन द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन December 31st, 2010.
क्या अमाउंट होना चाहिए? थर्ड नंबर, what amount will be credited or debit in the profit loss account if opening balance in the allowance for doubtful debts is 15,500? क्रेडिट बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, तो क्या अमाउंट किस तरीके से इसको क्लोजिंग करेंगे, डेबिट क्रेडिट क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट से किस तरीके से करेंगे, और अगर यही अमाउंट डेबिट बैलेंस हो तो किस तरीके से कितना अमाउंट आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्लोज करेंगे। तो आज इन चारों रिक्वायरमेंट को बहुत सिंपल तरीके से कैलकुलेट करके देखेंगे। नंबर वन क्या है, इस जो चार्ट आपके पास गिवन है इसी चार्ट की कैलकुलेशन करना। एजिंग स्केड्यूल, अप टू 2 मंथ आपका अमाउंट था 1,35,000। कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री, ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन थे। 2%। सेकंड नंबर में मोर देन 2 मंथ, अप टू 4 मंथ, 64,000, इसका 4% आपका डाउटफुल है। जो परसेंटेज गिवन थे उसी परसेंटेज को उसी अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स आ जाएगा। जब कॉलम टू एंड कॉलम थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉलम फोर आ जाएगा। 2,80,000 रुपीज आपका अमाउंट है। अब इस पे डिफरेंट पर हर कैटेगरी पे डिफरेंट परसेंटेज अप्लाई करने के बाद जो अमाउंट आपके पास आ रहा है अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स वो है 10,970 रुपीज एज अ डाउटफुल डेट्स अलाउंस। ये इतना होना चाहिए। मतलब क्या? फैमिली। अब अलाउंस कितना होना चाहिए, सेकंड रिक्वायरमेंट क्या थी, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स का क्लोजिंग अमाउंट कितना होना चाहिए, वो तो आपने कैलकुलेट अभी फर्स्ट में किया है। तो कितना अमाउंट होना चाहिए, वो अमाउंट क्लोजिंग बैलेंस अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स के अंदर आपके पास अमाउंट 10,970 होना चाहिए। थर्ड रिक्वायरमेंट थी, अगर अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स के अंदर क्रेडिट बैलेंस में ओपनिंग अमाउंट है 15,500 और क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए 10,000, तो किसकी क्लोजिंग किस तरीके से करेंगे। इट मीन्स कि आपके पास ऑलरेडी अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स के अंदर अमाउंट ज़्यादा है जिस अमाउंट को आपको कम करना है। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स के क्लोजिंग बैलेंस 15,500, क्रेडिट बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए 10,500। अब दोनों को बैलेंस करने के लिए क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड कम है, तो इसको बैलेंस करने के लिए आप एंट्री क्या बनाएंगे, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। इट मीन्स कि आपने जो लास्ट ईयर 15,500 के एक्सपेंसेस बनाए थे वो शायद आपकी एक्सपेक्टेशन गलत थी, इसी वजह से अब आप कह रहे हैं या पैसे ज़्यादा रिकवर हो गए, कोई भी रीज़न थे, आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि शायद मुझे नहीं मिलेंगे मगर वो मिल गए। अब 15,500 में से आपको ये डाउटफुल है कि मुझे 10,970 रुपीज़ नहीं मिलेंगे, डाउट है अभी भी। तो जो जितना ज़्यादा डाउट है, जो आप ऑलरेडी ज़्यादा रिकॉर्ड किया है तो उसको कम कर दें। अगर यही चीज़ रिवर्स में होगी, किस तरीके से होगी? फोर्थ रिक्वायरमेंट थी, कि अगर आपके पास सेम चीज़ अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट डेबिट बैलेंस में हो, तो आपके पास अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स के अंदर डेबिट बैलेंस होगा। सेम चीज़ क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे होगा, कितना अमाउंट होगा 26,470। अब 26,470 अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स को डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, क्रेडिट करना है, तो आप एंट्री क्या बनाएँगे, बैड डेट्स एक्सपेंड डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। अब इसके अंदर आप लिखेंगे सर प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्यों लिखा हुआ है? बेटा एक बात याद रखिएगा, अलाउंस बैड डेट्स एक्सपेंसेस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट करने के बाद एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं वो अल्टीमेट आपके पास क्लोज होते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। आप एक्सपेंसेस की एंट्री करने के बाद अगेन एंट्री करनी पड़ेगी आपको क्लोजिंग एंट्री, एक्सपेंसेस क्रेडिट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट। तो इसलिए क्योंकि आपके रिक्वायरमेंट के अंदर ये था कि इनकम स्टेटमेंट में कितना अमाउंट आएगा, ये नहीं पूछ रहा था कि आप एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड करेंगे। अल्टीमेट दोनों की बात सेम है, तो इसलिए हमने डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट मेंशन कर दिया। होप दिस क्वेश्चन इज very simple question and clear question. If you have any confusion question, you can write in comments. Don't forget to like and share this video. See you soon, inshallah.
ओके, अल्लाह हाफ़िज़।